भगवान बुद्ध ने कॉन्शियसनेस को किस तरीके से एनालाइज किया है, वह एक छोटा सा दर्शन आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत आसान करने की कोशिश की है। निहित ही आसान टर्म्स में, शब्दों में मैंने इसको बहुत सीक्वेंस वाइज, बहुत छोटे साधारण वाक्यों में बदलकर आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद भी आएगा। तो हम चलते हैं इस कॉन्शियसनेस की यात्रा पर। तो अभिधम्म संगनी में जो कॉन्शियसनेस को डिस्कस किया गया है, उसमें कॉन्शियसनेस को 4 विभागों में बांटा गया है मोटे मोटे तौर पर। पहला है सेंसुअस स्फीयर का कॉन्शियसनेस। सेंसुअस स्फीयर का मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, उनसे जो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है उसको सेंसुअस स्फीयर कॉन्शियसनेस कहा गया। और पाली में ग्रंथों में इसका नाम है कामावकारम, जो काम से रिलेटेड है, जो काम करता, काम क्रिया कहते हैं ना, कर्म प्रधान है, तो वो कर्म से रिलेटेड करके इसको सेंसुअस स्फीयर की कैटेगरी में रखा, पहला। दूसरा जो कॉन्शियसनेस उसमें लिखा गया है वह है फॉर्म स्फीयरिक कॉन्शियसनेस। फॉर्म का मतलब है रूप, जिसका कोई आकार हो, तो उसको कहा गया रूपवकारम, रूपवकारम कॉन्शियसनेस, रूपवकारम चेतना। तीसरा बोला गया है फॉर्मलेस, फॉर्मलेस जिसका कोई रूप ना हो, अरूपकारम कॉन्शियसनेस, मतलब वैसी वस्तुएं जिनका, जो हमें दिखती नहीं है, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, बट कॉन्शियसनेस वहां पर भी होता है। दैट इज कॉल्ड फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस। एंड फोर्थ कैटेगरी है सुप्रा मुंडेन कॉन्शियसनेस। ये है इस लोक से दूसरे लोक की बात करते हैं बुद्ध। ये इस लोक, जो हमारा संसार है, जो हमारा ये ब्रह्मांड है, जहां हम रहते हैं, उस लोक के नहीं, ये कोई लोकोत्तारा को कॉन्शियसनेस, इसको नाम दिया गया लोकोत्तारा, मतलब इस लोक से परे। तो बेसिकली जो सेंसुअस स्फीयर, जो पहला स्फीयर है, जो पहला कॉन्शियसनेस है, वो सेंसस या कामा के बारे में, काम का जो कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ जाता है। फॉर्म स्फीयर मटेरियल साइंस की तरफ जाता है, जिसका रूप है, जिसका एक रंग है, जिसको हम देख पाते हैं। मटेरियल वर्ड जो है वो फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस है। फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस मूव टुवर्ड माइंड, मैटर और माइंड। मैटर के लिए फॉर्मलेस, और सेंसुअस भी मैटर का ही एक हिस्सा है, क्योंकि सेंस ऑर्गन हमारे मटेरियलिस्टिक ऑर्गन्स है। बट फॉर्मलेस माइंड जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। और सुप्रामुंडियन जो है वो डिस्कस करता है ट्रांसडेंशियल जर्नी, हमारी निर्वाण के बाद का कॉन्शियसनेस, बेसिकली मृत्यु के बाद का कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड सुप्रामुंडियन। तो चारों कॉन्शियसनेस महत्वपूर्ण है। आज हम सिर्फ सेंसुअस स्फीयर्स की बात करेंगे, सेंसुअस कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। तो ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंसेस से रिलेटेड है, जो हमारी इंद्रियां हैं। तो जैसे आईज, आंखें देखती हैं, साउंड, कान जो होते हैं वो सुनते हैं, ऑर्डर जो हमारी नासिका है, नाक है, वो सूंघता है, और जीभ टेस्ट, स्वाद का पता चलाती है, और उसी तरह से जो त्वचा है वो स्पर्श, कांटेक्ट। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, उनको कहा गया है ये ऑब्जेक्टिव सेंसेस हैं, यह हमको दिखाई देते हैं, इनका एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म है। एक छठी जो सेंस इसमें इंक्लूड की गई है वह सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है। अब सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस कौन सा है? जो हमें आंख से दिखाई ना दे। जैसे इसमें कहा गया है क्रेविंग, वेदना, इन सेंस ऑर्गन्स का जो भी सिग्नल्स रहता है वह या तो हम पसंद करते हैं या तो नापसंद करते हैं।
जो टेस्ट होता है, जैसे या तो अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है। सूंघ, जो हम सूंघते हैं, वो या तो गंदी स्मेल होती है या तो सुंदर स्मेल होती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इसके आधार पे एक कंपन, एक संवेदना होती है जिसको वेदना का रूप दिया गया है, और वह भी सेंसियस कॉन्शियसनेस की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है, और उन्होंने कहा है कि ये कॉन्शियसनेस 2 भागों में डिवाइड है। यह कॉन्शियसनेस, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, ये जो उसके बाद जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहां पर जो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, वह 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है इमोरल कॉन्शियसनेस, अकुशल कॉन्शियसनेस, अकुशल चेतना या चित्त। और दूसरा है मोरल कॉन्शियसनेस, ये हमारी मोरलिटी और इमोरलिटी से लिंक्ड है। अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो हम यदि बात करें कि इमोरल कॉन्शियसनेस क्या है, तो बुद्ध ने बहुत गहराई से इसके ऊपर अध्ययन किया और बहुत टेक्निकल टर्म्स में इसको लिखा गया है। उतना टेक्निकल टर्म्स में यूज नहीं करूंगा, मैंने इसको बहुत साधारण और सिंपल वर्ड्स में आपके सामने में रखने जा रहा हूं, और इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। इमोरल कॉन्शियसनेस को 12 कैटेगरी में बांटा, 12। तो आप देखिए क्लासिफिकेशन बुद्धा का, कि कॉन्शियसनेस को भी 4 में बांटा गया, सेंसुअस, फॉर्म स्फीयर, फॉर्मलेस स्फीयर और सुप्रामुंडेन। देन सेंसुअस स्फीयर को सेंसेस के आधार पर क्लासिफाई किया गया 6 कैटेगरी में, और उन 6 कैटेगरीज को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मॉरल और इमोरल, और इमोरल को भी 12 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया, और इसी तरीके से मोरल को भी 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो हम बात करते हैं पहले इमोरल कॉन्शियसनेस की। तो इसमें 12 कैटेगरी हैं। इन 12 कैटेगरीज में 8 कैटेगरी, पहली 8 कैटेगरी अटैचमेंट से लिंक्ड है। अटैचमेंट मतलब हमारा लगाव इस दुनिया से, हमारे फैमिली मेंबर से, हमारे प्रॉपर्टी से, पैसे से, पोजीशन से, ऑफिस से, सोसाइटी से। लिंकिंग जो है, जो एक संबंध है, परस्पर हमारा जो संबंध रहता है, वह अच्छा भी हो सकता है, वह बुरा भी हो सकता है, वह न्यूट्रल भी हो सकता है। तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अटैचमेंट से रिलेटेड है, और ये 8 इमोरल कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल के साथ बुद्धा ने डिस्क्राइब किया। ये सिर्फ कहा नहीं गया है, बल्कि समझाया गया है, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स। जैसे हम पहला कैटेगरी की बात करते हैं इमोरल कॉन्शियसनेस में, कि वह व्यक्ति जो बिना कहे खुशी से, अपनी खुशी से गलत कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हैं साइकोलॉजिकली और फिजिकली, और उनके जो व्यवहार है सब सोसाइटी में, आप बहुत आसानी से आप ये पता चला सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये इस कैटेगरी के व्यक्ति आपके आसपास रहते हैं। कि वह व्यक्ति जो बिना किसी के कहे, अपनी मर्जी से और खुशी से, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक वर्ड जैसे लीगल वर्ड होता है, उस तरीके से बुद्धा ने रखा है। बिना कहे मतलब बिना किसी के कहे, अनप्रॉम्प्टेड वर्ड दिया गया, अनप्रॉम्प्टेड। अकम्पेन्ड विद प्लेजर मतलब खुशी के साथ, एसोसिएटेड विद रॉन्ग व्यू, गलत कार्य के साथ में वो अटैच होते हैं, उनको कोई नहीं कहता। उनका कॉन्शियसनेस पहली कैटेगरी में आता है। और क्यों वो अटैच रहते हैं, क्यों वो कार्य करते हैं, क्योंकि उनका कहीं अटैचमेंट होता है। दूसरा कैटेगरी है में आते हैं वह व्यक्ति या वह जीव जो किसी के उकसाए से, यानी मतलब किसी ने कुछ कहा और उसके बाद वह अपनी खुशी गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दूसरे टाइप का कॉन्शियसनेस। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो स्वयं कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको हम मोटिवेट कर दें तो वह गलत कार्य कर सकते हैं। और क्योंकि रेफरेंस गलत कार्य के साथ में है, इसलिए इमोरल कहा गया है।
अकुशल, अच्छा नहीं है। तीसरा, कॉन्शियसनेस, वह व्यक्ति जो बिना किसी के कहने के, बिना कहे खुशी से रॉन्ग व्यू से डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं कि वह अपने विवेक के आधार पर बिना किसी के समझाए, बिना किसी के मोटिवेट किए कभी गलत कार्य करते ही नहीं। ये तीसरा कैरेक्टर है, इसका कॉन्शियसनेस होता है। चौथा है वह व्यक्ति जो किसी के समझाने से, मोटिवेशन से, और उसके बाद खुशी खुशी, कंपल्सन में नहीं, दुखी होकर भी नहीं, खुशी खुशी किसी गलत कार्य से दूर हो जाता। मतलब ये जो कैटेगरी है, मैंने जो लास्ट दो कैटेगरी बताई है, वह व्यक्ति हैं जो गलत कार्यों से डिसोसिएट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं और खुशी के साथ में जा रहे हैं। एक बिना कहे ही जा रहे हैं, दूसरा कह कर जा रहे हैं। कोई उकसाए, कोई मोटिवेट करे तो वो गलत कार्य छोड़ भी सकते हैं। उनका एक कॉन्शियसनेस कहा गया है। पांचवा कॉन्शियसनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस है। ये वह व्यक्तियों में होता है जो बिना प्रॉम्प्ट किए, बिना किसी के कहे गलत कार्य से जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ते समय उनको ना दुख होता है ना खुशी होती है। बड़ा अजीब कैटेगरी है। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति जो उनको कोई मोटिवेट नहीं करता चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन वह गलत काम करेंगे, मर्डर करेंगे, चोरी भी करेंगे, किसी को दुख पहुंचाएंगे, और उसके बाद उनको कोई गिल्टी भी नहीं है, उनको कोई दुख भी नहीं है, उनको कोई खुशी भी नहीं है। इस टाइप के लोग, जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मर्डरिस्ट होते हैं, जो पैसा लेके मर्डर करते हैं, गैंग होते हैं, उस टाइप के लोगों में ये कॉन्शियसनेस होता है कि जो बिना किसी के कहे मर्डर करेंगे और उनको कोई पछतावा होगा ही नहीं। उसके बाद आया है किसी के कहने पर गलत कार्य करते हैं। कोई उकसा दे उनको, कोई मोटिवेट कर दे, इसको मार दे, जाके मार देंगे, चोरी कर लो तो चोरी कर लेंगे, लेकिन उदासीनता है, व्यवहार में उदासीनता है। मतलब कोई खुशी नहीं है उनको कि मैंने चोरी करके पैसा कमा लिया, ये दुख भी नहीं है उनको कि कम आया या चोरी मैंने क्यों की, गलत काम क्यों किया, ये दुख भी नहीं है। तो ना खुशी है ना दुख है, उदासीन है, न्यूट्रल है, लेकिन गलत कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से जो 8 कॉन्शियसनेस है, ये अटैचमेंट से लिंक किए हैं और ये इमोरल कॉन्शियसनेस है। अगले 2 कॉन्शियसनेस को डिस्कस किया गया है, जो इल विल, गलत इच्छा शक्ति, द्वेष की भावना, किसी से नफरत, ये सेंट्रल पॉइंट को लेकर जो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, वह व्यक्ति होते हैं। उसमें 2 कैटेगरी है कि एक तो वह है जो बिना कहे लेकिन दुखी होकर, यहां पर दुख आ गया है, दुखी होकर द्वेष भावना से जुड़ जाते हैं, किसी से घृणा करने लगते हैं। वो उनको कोई नहीं कहता, लेकिन वो फिर भी किसी व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं और दुखी होकर करते हैं, खुशी होकर नहीं करते, दुखी होकर करते हैं। और इसी में 10th नंबर पे आता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कहने से लेकिन दुखी होकर द्वेष भावना से ग्रसित हो जाते हैं। कोई उनको मोटिवेट कर दे तो दुखी हो जाएंगे, दुखी होकर और द्वेष करने लगेंगे। ये इल विल, मतलब ये गलत इच्छा जिनके अंदर जागृत होती है, भावना उनकी, द्वेष भाव उनमें भर जाता है कूट कूट कर, वह व्यक्तियों में जो कॉन्शियसनेस होता है वह इस तरीके का कॉन्शियसनेस होता है। अगला 11वां और 12वां है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें आप व्यक्ति को देखते ही पहचान सकते हैं, और इसका रूट कॉज है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, सीरियस नहीं हो रहते हैं, अविद्या इनका मेजर जो प्रॉब्लम है वो इग्नोरेंस है। और ये कैसे व्यक्ति हैं, इनका कॉन्शियसनेस है कि वह व्यक्ति जो डाउट में रहते हैं, हमेशा वो क्लियर नहीं रहते हैं। डाउट है क्योंकि
उनको पता नहीं होता, उदासीन रहते हैं, न खुशी हो रही है न दुख हो रहा है, लेकिन डाउट में है। तो वह व्यक्ति, और एक जो 12th है, 12th नंबर का कॉन्शियसनेस है, वह भी बिना खुश हुए बिना दुखी हुए, उदासीनता, न्यूट्रलिटी है, लेकिन वह रेस्टलेसनेस होती है, वो एक जगह बैठ नहीं सकते, तो वह हमेशा रेस्टलेस रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो व्यक्ति हैं, इनका 12 टाइप का कॉन्शियसनेस इसमें दिखाया, बताया गया है। तो इसमें 8 अटैचमेंट है, 2 इल विल और 2 इग्नोरेंस से रिलेटेड। तो 12 टाइप का इमोरल कॉन्शियसनेस है, और इनको एक साथ अगर हम रखते हैं तो इस टोटल कैटेगरी को बुद्ध ने कहा कि ये है अनहोलसम कॉन्शियसनेस है। अनहोलसम का मतलब है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होगा। अनडिजायरेबल प्रोडक्ट का मीनिंग है कि यह अच्छा आउटपुट इसका आ ही नहीं सकता है। जबकि इसके उल्टा जो मॉरल कॉन्शियसनेस होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वह डिजायरेबल प्रोडक्ट होता है, वह लाभदायक प्रोडक्ट होता है। तो उसको कहा गया है कि यह होलसम कॉन्शियसनेस, जिसका प्रोडक्ट डिजायरेबल होगा। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने मॉरल और इमोरल कॉन्शियसनेस को डिफाइन किया। अब इसको और एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इमोरल कॉन्शियसनेस है उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, बार बार आए हैं, जैसे दुख, सुख और उदासीनता। ये 3 वर्ड्स तो आए ही हैं। इन्हीं की वजह से प्लेजर, डिसप्लेजर और इंडिफरेंस, इन्हीं की वजह से फीलिंग क्रिएट होती हैं, फीलिंग्स, वेदनाएं, और उन फीलिंग्स को वजह से मेंटल स्टेट क्रिएट होता है। और वह मेंटल स्टेट हमने पुराने अपने वीडियोस में भी आपको बताया कि 52 तरह की मेंटल स्टेट हैं, बताई गई हैं, 52। और ये जो फीलिंग्स हैं, ये 5 तरीके की फीलिंग है। बुद्ध ने कैटेगरी बहुत बनाया, क्लासिफिकेशन बहुत किया, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक एक चीज को क्लियर किया है। तो जो फीलिंग है, जो खुशी, दुखी, उदासीनता, इनकी वजह से जो फीलिंग क्रिएट होती है उनको भी 5 भागों में बांटा गया। एक है प्लेजरेबल फीलिंग, जो सुख देती है हमें, प्लेजरेबल। एक डिसप्लेजरेबल फीलिंग, और एक न्यूट्रल फीलिंग। न्यूट्रल फीलिंग है जो ना तो प्लेजर देती है ना तो डिसप्लेजर देती है। इन 3 फीलिंग्स को स्पेशली मेंटल फीलिंग का नाम दिया गया। मेंटल, ये हमारे ब्रेन में, ये हमारे कॉन्शियसनेस में हम इसको महसूस करते हैं। चौथी टाइप का फीलिंग है दुख, और 5वां है सुख। इन दोनों फीलिंग्स को फिजिकल कैटेगरी में रखा गया है। तो दुख जो है वो फिजिकल पेन है, और सुख फिजिकल हैप्पीनेस। ये मेंटल नहीं है, फिजिकल है। और दुख को और सुख को भी परिभाषित किया है बुद्ध ने, और उन्होंने कहा है कि दुख क्या है? दुख वह है जो सहा न जा सके, जिसको सहने में कठिनाई हो, उसको दुख कहते हैं। और सुख वह है जो सहा जा सके, कोई दुख, कोई पेन ना हो, जिसको एक्सपीरियंस करने में, जिसको देखने में खुशी मिले, वही सुख। तो इस तरीके से 5 फीलिंग्स है, 5 टाइप की फीलिंग है, जो 3 टाइप की आपके इमोरल कॉन्शियस, दुखी, सुखी और उदासीनता से क्रिएट होती हैं, और 52 मेंटल स्टेट से होकर गुजरती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो फीलिंग्स हैं वह साधारण मनुष्य हैं, जैसे हम लोग हैं, इनमें फीलिंग्स होंगी। लेकिन जो अरिहंतास हैं, जो कॉन्शियसनेस के टॉप पर पहुंच चुके हैं, उनमें वो फीलिंग्स महसूस नहीं करते हैं। उनकी फीलिंग्स ही समाप्त हो जाएंगी। सुख भी नहीं होगा उनको, दुख भी नहीं होगा, उदासीनता भी नहीं होगी, वो कुछ भी नहीं है। नथिंगनेस एक पॉइंट है जिसमें कुछ भी नहीं, नथिंगनेस, उस पर पहुंचते हैं। और उस पॉइंट पर पहुंचने वाला व्यक्ति ही निर्वाण को प्राप्त होता है। नथिंगनेस, कोई फीलिंग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, ना तो डिसप्लेजर है, ना तो प्लेजर एक्सपीरियंस है, ना तो न्यूट्रल एक्सपीरियंस है। तो
वह व्यक्ति अरिहंता स्टेट में प्रवेश करता है। एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि आनंद, जैसे दिया गया कि आनंद जो सबसे प्रिय शिष्य था भगवान बुद्ध का, आनंद वह सभी चीजों से पार हो गया, लेकिन वह भगवान बुद्ध से अटैचमेंट अपना खत्म नहीं कर पाया और वह फीलिंग जिंदा रही उसके चित्त में, उसके कॉन्शियसनेस में। और जब भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हुई, तो सबसे ज्यादा जो दुख हुआ वह आनंद को ही हुआ और वह इतना रोया कि उसकी आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा आंसुओं में भीग गया। तो आनंद इतना रोया कि वह अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। और यही बाद में ये डिस्कशन में आया है, जबकि कि जो दो और जो सबसे जो उनके प्रिय शिष्य थे, उनमें कश्यप और अनिरुद्ध, ये दो और शिष्य थे जो बहुत ज्ञानी थे, पहुंचे हुए थे। उनकी आंख से एक आंसू भी भगवान बुद्ध के निर्वाण के समय नहीं टपका, वह कभी नहीं रोए। और यही कारण रहा कि वह दोनों अरिहंताशिप को प्राप्त हो गए, अरिहंत उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, जबकि आनंद केवल सोतपन्ना संत, मतलब एक संत की उपाधि उनको मिली, लेकिन अरिहंत नहीं बन पाए। तो आनंद जबकि भगवान बुद्ध के बहुत करीब थे, तो भी आनंद अरिहंताशिप को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि फीलिंग को खत्म नहीं कर पाए। उसी तरीके से हम चलते हैं मॉरल कॉन्शियसनेस की तरफ। तो मॉरल कॉन्शियसनेस 8 तरीके का बताया गया है। यहाँ रूट कॉज नॉलेज है, जबकि इमोरल में रूट कॉज गलत कार्य थे, रॉन्ग व्यू था। यहाँ राइट व्यू है और राइट व्यू में भी नॉलेज है। तो 8 तरीके का जो मॉरल कॉन्शियसनेस बताया है वह है कि वह व्यक्ति जो बिना कहे अपनी मर्जी से नॉलेज के समीप जाता है, ज्ञान के पास जाना उसका एक हॉबी है, उसको अच्छा लगता है, अपनी खुशी से वह जाएगा बिना किसी के कहे, उसका कॉन्शियसनेस एक है। दूसरा, किसी के कहने से लेकिन उसके बाद भी खुश होकर, दुख होकर नहीं, खुशी होकर वह नॉलेज ग्रहण करने में इंटरेस्ट उसका बन जाता है। ये दूसरे टाइप का कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। तीसरा है जो व्यक्ति बिना कहे लेकिन खुशी खुशी ज्ञान से दूर भागता है, वह पढ़ना ही नहीं चाहता, नॉलेज नहीं लेना चाहते। यह कॉन्शियसनेस आपके आसपास के लोगों में आप पहचान सकते हैं कि उसको किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि तुम मत पढ़ो, किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अंदर से उसका कॉन्शियसनेस ही ऐसा है, उसको रुचि ही नहीं है नॉलेज ग्रहण करने की, और वह उसमें खुश भी है। सबसे बड़ी बात, वह उसमें खुश है, उसको नहीं जानना कुछ भी। ये एक कॉन्शियसनेस है। एक जो चौथे नंबर पे है, वो किसी के कहने पर लेकिन खुशी खुशी ज्ञान से दूर चले जाओ। ये चौथा नंबर का कॉन्शियसनेस। कोई मोटिवेट कर दे तो पढ़ाई छोड़ देंगे, मोटिवेट कर दे तो वो नॉलेज लेना छोड़ देंगे। पांचवा है बिना किसी के कहे ज्ञान से जुड़ जाना, लेकिन उदासीनता के साथ। बिना किसी के कहे ज्ञान से जुड़ना है, लेकिन उसको जुड़ने से कोई खुशी नहीं हो रही, ना ही कोई दुख होता है। न्यूट्रल कॉन्शियसनेस है। ज्ञान लेना चाहता है लेकिन ज्ञान लेकर खुश नहीं है और ज्ञान लेकर दुखी भी नहीं है। छठे नंबर का कॉन्शियसनेस है किसी ने कहा और उसने पढ़ाई स्टार्ट किया, नॉलेज लेना शुरू किया किसी के कहने पर, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है, ना ही वह दुखी है, तो वह न्यूट्रल है। सातवां, बिना कहे उदासीनता के साथ, मतलब दुख ना हो, दुख ना ही सुख, लेकिन ज्ञान से अलग हो जाना, दूर चले जाना। पहले वह ज्ञान में इंटरेस्ट शो भी करता हो, लेकिन एक कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ और उसने छोड़ दिया, ज्ञान नहीं लेगा किसी से, और उसको कोई दुख भी नहीं है। और आठवां नंबर है किसी के कहने से ज्ञान से दूर चले जाना, उदासीनता के साथ। तो ये 8 टाइप के कॉन्शियसनेस है, और ये 8 टाइप के कॉन्शियसनेस में भी सुख, दुख और न्यूट्रलिटी, उदासीनता मुख्य बिंदु है, और इनका रूट कॉज है नॉलेज। इमोरल का रूट कॉज था गलत कार्य। यह डिफरेंस।
इतना क्लियरिटी होना चाहिए हमारे डिस्कशन में कि हम साफ तौर से एक एक शब्द को अपनी कहें कि अच्छे से हम समझ जाए कि ये कॉन्शियसनेस किस टाइप का। तो रूट कॉज क्या है? यहाँ नॉलेज। इमोरल में रूट कॉज था रॉन्ग व्यू। तो यहाँ पर भी वही सुख दुख और ये फीलिंग है, और यहाँ मॉरल उसका क्या है? वह नॉलेज है। ये तो मेन कॉन्शियसनेस है। फिर बुद्धा ने कहा है ये 8 कॉन्शियसनेस के रिजल्टेंट कॉन्शियसनेस हैं 8, और उन रिजल्टेंट कॉन्शियसनेस के फंक्शनल कॉन्शियसनेस हैं और 8। इस तरीके से टोटल मॉरल कॉन्शियसनेस 24 होते हैं, 24। तो ये कितना डिफरेंस है, कितना चेंज है, कितना गहराई से उन्होंने एक एक व्यक्ति के एक एक टाइप को पहचाना होगा, सोचा होगा, लिखा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्शियसनेस को डिफाइन किया। और अगर हम टोटल कॉन्शियसनेस की बात अभी कर रहे हैं तो मॉरल और इमोरल दोनों मिलाकर के 23 कॉन्शियसनेस रिजल्टेड कॉन्शियसनेस हैं, 20 फंक्शनल कॉन्शियसनेस हैं, 11 फंडामेंटल कॉन्शियस। तो टोटल 54 कॉन्शियसनेस बताए गए। उतने डिस्कशन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन टोटल 54 कॉन्शियसनेस, मॉरल इमोरल, हमने दोनों कैटेगराइज को बात किया। फिर मॉरल इमोरल में रिजल्टेंट एंड फंक्शनल कॉन्शियसनेस की अलग कैटेगरीज है। तो इतना ये है। तो कॉन्शियसनेस कैसे आता है? वह थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, थॉट। तो उन्होंने बताया कि थॉट जनरेशन कैसे होता है। हमने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी आपको थॉट प्रोसेस से अवगत कराया था, थॉट जनरेट कैसे होते, कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करता है। तो यहां भी उन्होंने कहा कि ये कॉन्शियसनेस जो डिफरेंट कैटेगरी हम बता रहे हैं वह जन्म कैसे लेते हैं, हाउ कॉन्शियसनेस ऑपरेट्स, चलता है आगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति है बिल्कुल रेस्टिंग माइंड में है, उसको कहा उन्होंने भवंगा स्टेट। भवंगा मतलब कुछ भी नहीं है, माइंड में शांति से वह बैठा हुआ है, यह सोर, स्लीपिंगनेस। तो अचानक उसको कोई विचार, उसकी जो भवंगा है, उसकी जो रेस्टिंग स्टेज है, उसको इंटरप्ट करती है। उसमें एक कंपन आता है, एक इंपल्सन होती है, वाइब्रेशन होता है। और उस वाइब्रेशन के आधार पर आपने देखा भी होगा कि जब हम सपने लेते हैं तो हमारी आंखें चलती रहती हैं। सपने के समय आंखें मूवमेंट करती हैं, मूवमेंट होता है। तो यहां भी भगवान बुद्ध ने इस पॉइंट को मुख्यतः से उठाया है और लिखा है कि एक आइज कॉन्शियसनेस अराइज होता है। जैसे ही कोई विचार हमारे रेस्टिंग माइंड में आएगा तो क्या होगा? भवंगा इंटरप्ट होगी, और इस भवंगा के इंटरप्ट होने से वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, और उस वाइब्रेशन से एक थॉट मोमेंट जनरेट होगा, और उस थॉट मोमेंट से आई कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। यह आई कॉन्शियसनेस मोमेंट्री होता है, बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है। और फिर ये जो आई कॉन्शियसनेस है, ये जावना एक प्रोसेस बोला गया है। जावना को एराइज करता है, इम्पल्स क्रिएट होती है, और ये जज भी करता है कि ये जो थॉट आया है ये मॉरल थॉट है या ये मॉरल थॉट है, ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। तो थॉट जजमेंट जो होता है वो आई कॉन्शियसनेस के लेवल पे होता है, और ये जावना प्रोसेस एक है जिसको हम कहते हैं कि ये जावना प्रोसेस में ये सब क्रियाएं हो रही हैं। और ये सारा कैलकुलेशंस, ये सारा एनालिसिस, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है। उसको बुद्धा ने कहा है इनफाइनिटिज्म ऑफ टाइम। इतना छोटा समय है कि उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेट्स से पिको सेकेंड, लेट्स से एप्सिलॉन सेकेंड, नैनो सेकेंड से भी कम समय होता है जब हम ये हमारा मन कॉन्शियसनेस डेवलप करता है, और ये सारी प्रोसेस से गुजरते हुए वह मॉरल और इमोरल में इसको कैटेगराइज कर चुका होता है। अब जावना प्रोसेस को भी भगवान बुद्ध ने समझाने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा कि जावना स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। और जावना स्टेज मृत्यु के समय भी, हमने एक पुरानी वीडियो में आप एक रेफरेंस दिया था कि जावना जो स्टेज है उस समय पे जो कॉन्शियसनेस हमारा डोमिनेट कर रहा है वही हमारा नेक्स्ट बर्थ में का फेथ हमारा वो होता है।
नेक्स्ट बर्थ कहाँ होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय जवना प्रोसेस। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जजमेंटल स्टेज है मृत्यु के समय, लेकिन यह नॉर्मल समय में भी जजमेंटल स्टेज है। जिंदा रहते हुए भी जवना प्रोसेस से हम गुजरते हैं। कोई भी थॉट मोमेंट जनरेट होता है तो जवना प्रोसेस के थ्रू ही प्रोसेस होता है और फिर वो मॉरल और इमोरलिटी की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो स्टेज उन्होंने कहा कि जवना प्रोसेस क्या है, जवना प्रोसेस जो है वो है केवल 7 थॉट मोमेंट तक ही रह सकता है। जो लिविंग पर्सन है, जो हम जैसे हम लिविंग है, जिंदा लोगों में जो थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, तो जमुना प्रोसेस में थॉट प्रोसेस होते हैं। हमने कहा था कि एक थॉट मोमेंट होता है, थॉट मोमेंट से मिलके थॉट प्रोसेस बनता है। तो थॉट मोमेंट में एक अराइजिंग स्टेज है, फिर स्टैटिक स्टेज है, उसके बाद एक सीजिंग मतलब समाप्ति की स्टेज है, और इस तरीके से एक वेव का निर्माण होता है, थॉट वेव। और थॉट वेव जो है वो थॉट प्रोसेस का निर्माण करती है। तो थॉट मोमेंट जो होता है, एक मोमेंट, एक प्रोसेस में 17 मोमेंट हो सकते हैं। थॉट प्रोसेस एक के बाद 17। तो जब 17 थॉट मोमेंट प्रोग्रेस कर जाए तो एक थॉट प्रोसेस हम कहेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हम मनुष्य है, वह उसका जवना स्टेज 7 थॉट मोमेंट तक रह सकता है। लेकिन जो मरने वाला है, प्राणी है जो मर रहा है, उसका थॉट मोमेंट केवल 5 प्रोसेस तक ही रहता है। लास्ट की 2 प्रोसेस में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यह उनका एक बहुत गहरा अध्ययन करके उन्होंने शायद ये लिखा हो। तो इस तरीके से जो सेंसुअस स्फेरिक कॉन्शियसनेस है, जो कामोकारम कॉन्शियसनेस एक फर्स्ट कैटेगरी है, उसको मॉरल और इमोरल कॉन्शियसनेस को हमने आज डिस्कस किया। और इस मॉरल और इमोरल कॉन्शियसनेस में भी थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट होता है, वह थॉट प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए किस तरीके से वह मॉरल और इमोरल की कैटेगरी में प्लेस किया जाता है कॉन्शियसनेस के द्वारा, और साथ में कितने तरीके के कॉन्शियसनेस हैं। 12 तरीके के इमोरल कॉन्शियसनेस बताएं, 8 तरीके के मॉरल कॉन्शियसनेस बताएं। 12 तरीके के जो इमोरल कॉन्शियसनेस हैं उनमें पहले 8 अटैचमेंट से रिलेटेड है, दूसरे 2 इल विल से रिलेटेड हैं, और लास्ट के 2 इग्नोरेंस से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हम डिस्कस किए। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और मैंने इसको बहुत आसान शब्दों में आपके सामने रखा है, और मुझे आशा है कि आप जरूर इससे कुछ लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।